हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग मगध साम्राज्य पर बात करेंगे। ये हम लोगों ने जो टू द पॉइंट एंशिएंट हिस्ट्री का जो सीरीज स्टार्ट किया है, ये उसका अगला कड़ी है। पिछले कड़ी में हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात किया था। हालांकि मगध साम्राज्य का ये जो पहला फेज है, जिसमें कि हम लोग महाजनपद के रूप में मगध साम्राज्य को देखेंगे, ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। कई हिस्ट्री की किताबें तो इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद सीधे वो शिफ्ट करते हैं वो मौर्य साम्राज्य के ऊपर। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम उन सभी इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि बौद्ध साहित्य, खासतौर पर अंगुतर निकाय, ठीक है ना, उसमें ये इस बात का वर्णन है कि छठी शताब्दी बीसी में भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो ये कौन सा बौद्ध साहित्य ये वर्णन करता है? तो अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय, ठीक है ना, ये 16 महाजनपद का ये चर्चा करता है। ठीक है ना, उस समय भारत में महाजनपद की संख्या 16 थी। ठीक है ना, जो कि आपस में ये संघर्षरत थे। महात्मा बुद्ध के समय 4 जो महाजनपद थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे और यही बच गए थे। बाकी सब किसी ने किसी को मिला लिया अपने में। तो 4 जो इंपॉर्टेंट जो महाजनपद थे वो कौन कौन थे महात्मा बुद्ध के समय में, थोड़ा सा उसको देखा जाए। पॉइंट नंबर हमारा 2 क्या है कि ऐसे 4 जो जनपद थे, महाजनपद थे, जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, तो महात्मा बुद्ध के जीवन काल में जो इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में 4 महाजनपद रह गए थे। ठीक है ना, 4 महाजनपद सरवाइव कर रहे थे। ठीक है ना, उनमें कौन कौन से भाई इंपॉर्टेंट है? तो उसमें पहला है आपका मगध। ठीक है ना, जिसकी राजधानी क्या थी उस समय? तो मगध की राजधानी रह चुकी है ग्रीवरज। ठीक है ना, ग्रीवरज रह चुकी है, जिसको हम आज के डेट में राजगीर कहते हैं। कौन कौन सा जगह है ना मगध की राजधानी रह चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो मगध की राजधानी ग्रीवरज थी, जो कि मॉडर्न वो राजगीर है। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त मगध की राजधानी बाद में पाटलिपुत्र बनी, है ना, बाद में पाटलिपुत्र बनी। और कुछ समय के लिए मगध की राजधानी वैशाली भी रह चुकी है। ये जो मगध, जो प्राचीन जो मगध था, यह वर्तमान में पटना जिला, गया जिला और शाहाबाद के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है ना, वर्तमान में जो मगध जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा, बिहार का कौन कौन सा क्षेत्र मगध क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो पटना जिला, गया जिला और शाहाबाद के कुछ क्षेत्र जो है वो मगध का मतलब वो एरिया बनाते थे। चलिए, दूसरा जो उस समय महात्मा बुद्ध के समय में जो दूसरे जो महाजनपद जो इंपॉर्टेंट थे वो थे कोसल। ठीक है ना, वो थे कोसल। चलिए, इनकी राजधानी क्या थी? कोसल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। ठीक है ना, वो श्रावस्ती थी, जो कि आधुनिक समय में है ना सहेत महेत नामक जगह से उसकी पहचान की जाती है। ठीक है ना, जो वर्तमान में सहेत और महेत जगह से इनकी पहचान की जाती है। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो महाजनपद था महात्मा बुद्ध के समय में वो वत्स था। ठीक है ना, वो तीसरा जो था वो वत्स था। इसकी जो राजधानी रही थी वो कौशाम्बी थी। इसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। मतलब उस समय है ना महात्मा बुद्ध के समय में प्रयागराज का जो नाम था वो कौशाम्बी था, जो कि वत्स की राजधानी रही थी। और जो चौथा जो इंपॉर्टेंट जो महाजनपद है महात्मा बुद्ध के समय का वो है अवंती। और इसकी जो राजधानी रही है वो रही है उज्जैनी, जो कि आज मॉडर्न उज्जैन है। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट महाजनपद थे। बाद में आप देखेंगे कि मगध जो है ना एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर ले। इन सभी को बाद में मगध साम्राज्य में मिला लिया गया मगध के विभिन्न राजाओं द्वारा। तो चलिए, अब हम लोग आगे की ओर कैरी करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि बौद्ध साहित्य अंगुतर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में 4 महाजन इंपॉर्टेंट थे जो कि सरवाइव कर रहे थे उस समय। उसमें इंपॉर्टेंट महाजनपद में मगध था, कोसल था, वत्स था और अवंती था।
ठीक है। मगध की राजधानी पहले गिरिवरस थी, शुरुआत में इसकी राजधानी गिरिवरस थी, जिसको हम आधुनिक राजगीर कहते हैं। फिर इसमें इसके राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया गया और कुछ समय के लिए इसकी राजधानी वैशाली भी बनी थी। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो मगध की राजधानी रह चुकी है। कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। ठीक है ना, ये महात्मा बुद्ध के समय की ये इंपॉर्टेंट ये महाजनपद थे। वत्स की राजधानी जो कौशाम्बी थी, जिसकी वर्तमान पहचान प्रयागराज के रूप में की जाती है, और अवंती की राजधानी जो उज्जैन थी। इन चारों में जो साम्राज्य का रूप, देखिए ये तो महाजनपद थे, छोटे छोटे एरिया के थे, इनमें जो साम्राज्य का रूप धारण किया मगध ने। तो चलिए अब हम मगध के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हम थर्ड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। देखते हैं कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। चलिए देखिए, मगध का सबसे पहले जो चर्चा मिलता है वो बौद्ध साहित्य वो वैदिक साहित्य अर्थववेद में मिलता है। ठीक है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मगध का इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, मगध का सबसे पहला उल्लेख, सबसे पहला नहीं, उल्लेख मान के चलिए, है ना। मगध का उल्लेख किस वैदिक साहित्य में मिलती है, ये इंपॉर्टेंट आपसे सवाल ये किया जाएगा। चलिए मगध का उल्लेख, ठीक है ना, चलिए अर्थववेद में मिलता है। लेकिन देखिए जो ऐतिहासिक जो मगध है, जो हिस्टोरिकल मगध है, इसका जो उल्लेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने लगती है। मगध में इस समय 3 वंश हुए। ठीक है ना, मगध के 3 वंश हुए जिन्होंने मगध के ऊपर रूल किया। चलिए मगध के 3 वंश में कौन कौन से हुए, तो सबसे पहले आया हर्यक वंश। चलिए ये मगध का ये पहला वंश था, हर्यक वंश। मगध की स्थापना किसने की, तो हर्यक वंश के जो संस्थापक होंगे वही मगध के भी संस्थापक होंगे। तो हर्यक वंश का जो ये जो समय था, पीरियड था, ये 544 बीसी से लेकर के, ठीक है ना, 412 बीसी तक इनका समय था। यानी कि 544 बीसी से 412 बीसी तक हर्यक वंश के राजाओं ने मगध के ऊपर शासन किया। जो दूसरा इसके बाद हर्यक वंश के बाद आया वो है शिशुनाग वंश। सबका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किसके बाद आया ये हमें समझना होगा। ठीक है ना, शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश का ये जो समय कब से होगा, 412 बीसी से इनका समय शुरू होगा 344 बीसी तक। ठीक है ना, 344 बीसी तक इनका समय रहा। अब इसके बाद आया नंद वंश, है ना। ये 3 वंश के राजाओं ने मगध के ऊपर शासन किया, नंद वंश। चलिए अब नंद वंश का शासन कब से कब तक रहा होगा, तो 344 बीसी से लेकर के 321 बीसी तक। इसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य का एरा शुरू होता है। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट इनमें जो बातें वन लाइनर है वो हम तीनों वंश के राजाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो वीडियो सेशन है वो जीएस पर्पस से है ना, हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल के रूप में इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट बातें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए कौन कौन से, चलिए तो मगध की स्थापना, ठीक है ना, बिंबिसार ने की। ये बिंबिसार बिंदुसार नहीं है, ये बिंबिसार और बिंदुसार में ना अंतर है, ये हमें समझना है। ठीक है ना, मगध की स्थापना बिंबिसार ने की, ये हमें समझना होगा। यानी कि फर्स्ट जो किंग था मगध का, जो कि इंपॉर्टेंट किंग था, वो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक भी कौन था, तो वो बिंबिसार था। चलिए बिंबिसार ने, देखिए बिंबिसार ने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए युद्ध भी किया और मतलब राजनीतिक संबंध भी बने, मैट्रिमोनियल रिलेशन, वैवाहिक संबंध भी बनाए। ठीक है, चलिए मगध, चलिए बिंबिसार ने चलिए तो अंग, है ना, अंग को जीतकर, ठीक है ना, अंग जो था वो सबसे पूर्व में, एक्सट्रीम वो ईस्ट में था, और उसकी राजधानी जो थी चंपा थी। ठीक है ना, अंग को जीतकर मगध में मिला लिया। चलिए और इंपॉर्टेंट बात यहां हमें समझना होगा ये कि जो अंग की राजधानी थी, ये जो जनपद की राजधानियां अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट महाजनपद थे उनकी राजधानियां अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बिंबिसार ने अंग को जीत करके मगध में मिला लिया। ठीक है ना, बिंबिसार मगध में कैसे मिला, किसी डिप्लोमेसी से नहीं, किसी मैट्रिमोनियल रिलेशन से नहीं, बल्कि युद्ध से जीता। ठीक है ना, तो बिंबिसार ने अंग को जीत करके मगध में मिला लिया। और अंग की राजधानी जो थी वो क्या थी, अंग की राजधानी जो थी वो क्या है, चंपा।
देखिए ये वर्तमान समय में अंग कौन सा क्षेत्र आता है वर्तमान समय में, ये तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में बात है अंग के बारे में। वर्तमान समय में मुंगेर, आप ऐसे समझिए मुंगेर प्लस भागलपुर का जो एरिया है ये अंग के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। वर्तमान समय का जो मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है ये अंग के नाम से जाना जाता था। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे कैरी करते हैं। चलिए अभी बिंदुसार के बारे में, सॉरी बिंबिसार के बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए बिंबिसार ने अपने पॉलिटिकल हेजिमोनी को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध भी किए, ठीक है ना। इन्होंने 3 क्षेत्रों में ना वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पहले कोसल के राजकुमारी, कोसल के राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया जिसका नाम था कौशल देवी। चलिए यह प्रसेनजीत की बहन थी। चलिए दूसरा इन्होंने लिच्छवी के राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया, लिच्छवी के राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया, ठीक है ना, जिसका नाम था चेलना, जिसका नाम था चेलना। और जो तीसरा ये मद्र जो कि वर्तमान ये पंजाब में है ना, मद्र के राजकुमारी से भी इन्होंने विवाह किया, ठीक है ना, जिसका नाम था खेमा, जिसका नाम था खेमा। तो इन्होंने 3 ये जनपद के मतलब कि राजकुमारियों से विवाह करके अपने पॉलिटिकल स्थिति को मजबूत किया। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये मेंशन करना जरूरी है कि बिंबिसार ने अंग को जीत करके, है ना, उसको वहां का राजा किसको बनाया, तो अजात शत्रु को वहां का गवर्नर बनाया, ठीक है ना। अंग प्रदेश का अंग को जीत कर, ठीक है ना, बिंबिसार ने अंग को जीतकर बिंबिसार ने, ठीक है ना, अजात शत्रु को, ठीक है ना, वहां का, ठीक है ना, गवर्नर नियुक्त किया, वहां का गवर्नर या वायसरायल्टी, ठीक है ना, गवर्नर नियुक्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, कि एक सवाल ये आ सकता है कि राजा बनने से पहले, ठीक है ना, अजात शत्रु जो था वो किस जगह का वो गवर्नर था या किस जगह का वो शासक था, तो वो जगह था आपका सर अंग, ठीक है ना। अंग को जीत करके बिंबिसार ने अजातशत्रु को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे की ओर कैरी करते हैं। चलिए अब बिंबिसार जो था, बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु बना। हायरार्की कैसे चलता है, तो सबसे पहले बिंबिसार, चलिए पहले इसको समझा जाए, सबसे पहले बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, देखिए क्रम थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट राजा में था उदयन, चलिए, और जो सबसे लास्ट किंग था वो नागदशक था। हर्यक वंश का सबसे जो अंतिम राजा था वो क्या था, तो वो नागदशक था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट राजा हुए हर्यक वंश में, ठीक है ना। बिंबिसार उसका संस्थापक था, मगध का संस्थापक भी बिंबिसार को कहते हैं। अजातशत्रु दूसरा इंपॉर्टेंट किंग था जिसने कि मगध के साम्राज्य को आगे की ओर बढ़ाया। और उसके बाद उसका जो तीसरा योग्य पुत्र था वो था उदयन, ठीक है ना। इसके बाद जो लास्ट जो किंग का चर्चा मिलता है वो नागदशक के रूप में मिलता है। तो एग्जामिनेशन में फर्स्ट और लास्ट पर सवाल अक्सर रहता है। हर्यक वंश का लास्ट किंग नागदशक, हर्यक वंश का पहला किंग बिंबिसार, मगध साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार, चंपा को अंग को किसने जीता, बिंबिसार। ये बिंबिसार से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मेंशन करना जरूरी है कि कौशल, देखिए कौशल की राजकुमारी से विवाह किया, ठीक है ना, और बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी ग्राम मिला, ठीक है ना। तो काशी मगध का अंग कैसे बना, क्या जीत कर, नहीं, ये जो मैट्रिमोनियल जो रिलेशन थे, वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप, ठीक है ना, काशी मगध का अंग बना। मतलब कि डॉरी के रूप में कौशल जब देवी से जब शादी हुआ बिंबिसार का, तो डॉरी के रूप में काशी जो है वो क्या कहते हैं, वो बिंबिसार को प्राप्त हुआ। तो इस तरह मगध का जो अंग बना वो काशी, वो किसके फलस्वरूप, नॉट वार, है ना, बट मैट्रिमोनियल रिलेशन के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए इस इंपॉर्टेंट बात को जरूर यह मेंशन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। बिंबिसार को काशी, ठीक है ना, चलिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था, दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अवंती एक बहुत ही पावरफुल वो जनपद था, ठीक है ना। अवंती अपने समय का एक बहुत ही पावरफुल जनपद था। बिंबिसार ने वहां पर जो चंड प्रद्योत उसका जो किंग था, अवंती का किंग जो था वो
बिंबिसार के जो समकालीन था चंड प्रद्योत, वो काफी पावरफुल था। तो बिंबिसार और अवंती के राजा के बीच जो लड़ाई रहा वो अनिर्णायक रहा, इनडिसाइसिव रहा, मतलब फैसला नहीं हो सका। तो बाद में इन्होंने दोस्ती करने में ही भलाई समझी। एक इंपॉर्टेंट यहां पर बात है कि बिंबिसार ने किस राजा को ठीक करने के लिए, उसको बीमारी जॉन्डिस का बीमारी हो गया था, ठीक है ना, अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था, तो वो था चंड प्रद्योत, ठीक है ना, जो कि अवंती का किंग था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिंबिसार ने चंड प्रद्योत, है ना, ये राजा का नाम है जो कि अवंती का राजा था, है ना, ठीक है ना, ये अवंती का राजा था। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, चंड प्रद्योत के जॉन्डिस को ठीक, पीलिया इसको कहते हैं हिंदी में, जॉन्डिस को ठीक करने के लिए, है ना, राजवैद्य जीवक को भेजा था, राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मगध का जो शुरुआती जो राजधानी था वो गिरिव्रज था, जो कि वर्तमान समय में वह राजगीर है। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जगह था, मतलब इसको नेचुरल डिफेंस प्राप्त था, ठीक है ना, उस समय इसको भेद पाना बहुत ही मुश्किल था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मगध का, ठीक है ना, सबसे पहला राजधानी, ठीक है ना, क्या था, गिरिव्रज था, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट बात है, गिरिव्रज था जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चलिए अब हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट फेज क्या है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र जो है वो अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार की हत्या कर दिया था, इसलिए उसको पितृहंता भी कहा जाता है। कि कौन सा, है ना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन से राजा को पितृहंता कहा गया है, जिसने कि पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा, तो ही वाज अजातशत्रु, ठीक है ना। अजातशत्रु का बचपन का नाम कुनिक था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किस राजा को कुनिक के रूप में भी जानते हैं, तो ही वाज अजातशत्रु, ठीक है। चलिए तो अजातशत्रु, अब हम लोग अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट किंग था मगध साम्राज्य का, महत्वाकांक्षी था, ठीक है ना। चलिए अब अजातशत्रु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। पहला बात, बचपन का नाम कुनिक, बचपन का नाम जो था अजातशत्रु का वो क्या था, कुनिक था। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट बात है ना, एक और नाम दिया गया, एक और नाम क्या, एक अन्य नाम क्या दिया गया भाई, पितृहंता, है ना, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। तो कौन सा शासक पितृहंता था, तो वह था अजातशत्रु। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं, अजातशत्रु के बारे में और क्या बातें हैं। अजातशत्रु ने अपने जीवन काल में 2 लड़ाइयां लड़ी, ठीक है ना। पहले इसने कौशल, जो उसका मतलब उसका मैटरनल अंकल का ही वो जगह था, तो कौशल कहने का मतलब है कि कौशल से लड़ाई करके उसने काशी, जो कि कौशल बाद में जब इसने क्या कहते हैं, जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो जो राजा प्रसेनजीत थे कौशल के नरेश, जिन्होंने काशी को दिया था बिंबिसार को, उन्होंने काशी को छीन लिया था। तो फिर इसने क्या किया, अजातशत्रु ने कौशल पर अटैक कर दिया, ठीक है। कौशल पर अटैक करके कौशल के राजा को पराजित किया, फिर काशी को वो अधिग्रहण किया, ठीक है ना। और जो प्रसेनजीत जो थे वो अपनी पुत्री का विवाह मतलब वजीरा जो उसकी पुत्री थी उसका विवाह फिर अजातशत्रु से करने पर विवश हुआ। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो अजातशत्रु ने 2 लड़ाइयां लड़ी। वो कौन कौन सी भाई लड़ाइयां लड़ी थी, तो अजातशत्रु ने कौशल से युद्ध किया, पहले इंपॉर्टेंट बात है, कौशल से, है ना, कौशल से युद्ध किया, काशी को फिर अधिग्रहण किया, काशी को प्राप्त किया। चलिए कौशल से युद्ध किया तो क्या प्राप्त हुआ, उसको काशी मिला। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कि बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अब लिच्छवी, है ना, लिच्छवी जो थे उस समय के पावरफुल वज्जी, पहले हम वज्जी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा, अजातशत्रु ने वज्जी पर अटैक किया, ठीक है ना। वज्जी 8 क्लैन का एक समूह था, जिसमें लिच्छवी सबसे इंपॉर्टेंट थे। चलिए तो अब दूसरा चीज क्या है, अजातशत्रु ने
अजातशत्रु ने, ठीक है ना, चलिए, वज्जी उस समय के इंपॉर्टेंट वो महाजनपद थे, वज्जी से युद्ध किया, वज्जी से युद्ध किया। और वज्जी क्या था, पहले वज्जी के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, वज्जी जो था 8, इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 8 जनों का मतलब अगर इंग्लिश में क्या तो क्लैन, ठीक है ना, का समूह था, का समूह था, कॉन्फेडरेशन था, ठीक है ना, जिसमें लिच्छवी, जिसमें सॉरी जिसमें लिच्छवी छवि सबसे प्रमुख थे, ठीक है ना, सबसे प्रमुख थे। और इनकी राजधानी, लिच्छवी की राजधानी कहां थी, तो वैशाली जिला में, है ना, जिनकी राजधानी ठीक है ना, वैशाली जिला में थी, वैशाली जिला में थी। चलिए, देखिए, अब हम इस चीज को एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, चीजों को बेहतर समझने के लिए। अजातशत्रु ने पहले कौशल से युद्ध किया, फर्स्ट वार उसने कौशल पर किया, काशी को प्राप्त किया, कौशल पर अटैक करके वहां के राजा को विवश किया काशी देने के लिए। दूसरा चीज है ना, अजातशत्रु ने वज्जी से युद्ध किया, लंबा ये युद्ध चला, ये युद्ध एक प्रोलॉन्ग्ड वार था, क्योंकि वज्जी उस समय एक बहुत ही पावरफुल कॉन्फेडरेशन था 8 जनों का, और उसमें लिच्छवी बहुत इंपॉर्टेंट थे। बिना फूट डाले वज्जियों पर विजय प्राप्त करना ये अजातशत्रु के लिए इंपॉर्टेंट संभव नहीं था। तो अंतोगतवा वज्जी पर इसने अधिकार प्राप्त किया, वज्जी को युद्ध में हराया। लिच्छवी जो कि वज्जी क्या था, तो वज्जी 8 क्लैन का एक समूह था, वज्जी अकेला कोई जनपद नहीं था, 8 क्लैन का वो समूह था, जिसमें लिच्छवी जो थे ना वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। और लिच्छवी की राजधानी कहां थी, तो वो वैशाली जिला में थी। चलिए, ये तो बात हो गया कि तो इस तरह से अजातशत्रु ने, है ना, काशी को प्राप्त किया और वैशाली को प्राप्त किया। तो काशी और वैशाली इन दोनों को मगध साम्राज्य में मिलाने की जिम्मेदारी श्रेय किसको जाता है, तो अजातशत्रु को जाता है। इस प्रकार हम यहां बात कर सकते हैं, इस प्रकार चलिए, अजातशत्रु ने, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार अजातशत्रु ने काशी एवं वैशाली को, है ना, वैशाली को, है ना, मगध साम्राज्य में मिलाया, मगध साम्राज्य में मिला दिया। चलिए, ये आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि मगध साम्राज्य में काशी और वैशाली को मिलाने का श्रेय किसको जाता है, तो वह था अजातशत्रु। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, वज्जियों से ही युद्ध करने में रथ मूषक, है ना, उसको एक था कि गदा, मतलब कि रथ में ही गदा जैसा कोई हथियार फिट करके और युद्ध करना, उसमें भारी लोगों का ना, भारी संख्या में हताहत लोग होते थे। और महाशिला कंटक, वो एक पत्थर फेंकने का मशीन था, एक पत्थर फेंकने का यंत्र था। सबसे पहले वज्जियों के साथ युद्ध करने में अजातशत्रु ने, ठीक है ना, रथ मूषक और महाशिला कंटक जैसे यंत्रों का प्रयोग किया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसके युद्ध में, किसके साथ युद्ध में, ठीक है ना, अजातशत्रु ने रथ मूषक और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था, तो वो था वज्जी, है ना। तो वज्जिस, इंग्लिश में आप बेहतर समझेंगे, वज्जिस के साथ युद्ध में अजातशत्रु ने, ठीक है ना, रथ मूषक, ये क्या था भाई, तो रथ में ना गदा फिट करना, आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, रथ मूषक एवं महाशिला कंटक, ये क्या था, तो ये पत्थर फेंकने का एक यंत्र था, आप ऐसे समझिए। महाशिला कंटक क्या था, तो पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र था, एक डिवाइस था, एक यंत्र था, है ना, का प्रयोग किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किनके साथ युद्ध में ये दो चीजों का प्रयोग किया गया, तो इन दोनों चीजों का प्रयोग किया गया था वज्जिस के साथ युद्ध में। चलिए, अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं जो कि अजातशत्रु से रिलेटेड है। अजातशत्रु शुरू में तो ये महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े कट्टर विरोधी थे, लेकिन बाद में ये महात्मा बुद्ध के प्रति समर्पित हो गए
और महात्मा बुद्ध इन्हीं के शासन काल में, अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो मगध का सम्राट कौन था? ही वॉज अजातशत्रु, वो अजातशत्रु था। चलिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, चलिए ठीक है ना, किसके शासन काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और क्या कहते हैं कि प्रथम जो बौद्ध संगति था राजगीर में, यही अजातशत्रु ने कराया था। ठीक है ना, प्रथम बौद्ध संगति, बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। चलिए देखिए, अभी अजातशत्रु के शासन काल तक अवंती है ना, जिसका हम लोग कैपिटल उज्जैन के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि मालवा प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र आते हैं, वो पावरफुल एक, मतलब आप ऐसा समझिए कि मगध की तरह एक पावरफुल जनपद था। और अवंती को अजातशत्रु भी नहीं जीत सका था, तो अवंती बार बार ना वो मगध पर अटैक करने की धमकी दे रहा था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अवंती के हमलों का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलाबंदी की। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, राजगीर की किलाबंदी किसने की थी? राजगीर को किसने फोर्टिफाई किया था? तो ही वाज अजातशत्रु। ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अवंती के हमला, किसके हमले से बचने के लिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अवंती के हमले से बचने के लिए, ठीक है ना। चलिए, अवंती के हमले का सामना करने के लिए, ठीक है ना, अजातशत्रु ने ठीक है ना राजगीर की किलाबंदी की, राजगीर की किलाबंदी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अजातशत्रु से संबंधित। हालांकि अजातशत्रु अवंती को नहीं जीत सका, बिंबिसार भी अवंती को नहीं जीत सका, ये दोनों जो हैं वो असफल रहे अवंती को जीत पाने में। फिर अवंती को किसने मिलाया? अवंती को मिलाने का काम शिशुनाग ने किया था। ठीक है ना, जो शिशुनाग वंश का पहला शासक था। हम लोग इसे बाद में देखेंगे। चलिए, अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने क्या भी देखा कि अजातशत्रु ने वैशाली और काशी को मगध साम्राज्य में मिला लिया, लिच्छवियों को तोड़ डाला, उनकी पूरी फ्रीडम को नष्ट कर दिया। चलिए, और वज्जी साम्राज्य को ना तहस नहस कर दिया। और वज्जी क्या थे? तो ये 8 क्लैन के एक शक्तिशाली समूह थे। ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम बात को, ये हमारा बात क्लियर होगा कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी अजातशत्रु के समय में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने किया था, और अवंती के हमले से बचने के लिए राजगीर का जो किलाबंदी अजातशत्रु ने किया था। चलिए, अब अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र जो है उदयन आता है। ठीक है ना। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट। उदयन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, बस इसका क्रेडिट क्या है कि इसने मगध की राजधानी गिरिव्रज को हटा करके पाटलिपुत्र को बनाया। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का श्रेय, मगध का राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है उदयन को। ठीक है ना। चलिए, तो उदयन ने राजगीर के स्थान पर, वही गिरिव्रज, राजगीर के स्थान पर, चलिए, पाटलिपुत्र को ठीक है ना मगध का राजधानी बनाया, मगध का राजधानी बनाया। बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का श्रेय किसको है? तो वो उदयन को है। अच्छा, ये जैन धर्म मानने वाला ये राजा था। ठीक है ना, उदयन। देखिए, बिंबिसार का धर्म क्या था, अजातशत्रु का धर्म क्या था, इस पर लेकर के विवाद है। जैन वाले कहते हैं कि ये जैन धर्म के ये संरक्षक थे, बौद्ध वाले कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो बहुत ही क्लियर कट हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाले थे। हाँ, ये डिफिनिट है कि उदयन जो था वो जैन धर्म मानने वाला शासक था। ठीक है। चलिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, उदयन जैन धर्म मानता था। बस इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसका जो अंतिम शासक था, हर्यक वंश का अंतिम शासक था, वो नागदशक था। चलिए, हम लोग बात करते हैं नागदशक, हर्यक वंश का अंतिम शासक था। चलिए, अब हर्यक वंश के बाद शुरू होता है शिशुनाग वंश।
अब हर्यक वंश के बाद हमारा जो अगला जो कड़ी शुरू होता है शिशुनाग वंश। ये सारा क्लियर हो जाना चाहिए, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। शिशुनाग वंश का जो पीरियड था वो कब से कब तक था, अभी बात किया गया 412 बीसी से लेकर के और 344 बीसी तक था। देखिए इसमें दो राजा इंपॉर्टेंट हुए, एक हुआ आपका क्या कहते हैं शिशुनाग खुद, और दूसरा है ना कालाशोक। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं। शिशुनाग वंश का सबसे बड़ा क्रेडिट क्या है, सबसे बड़ा क्रेडिट है शिशुनाग सॉरी राजा के बारे में सबसे बड़ा क्रेडिट है उसने अवंती को जीत करके मगध में मिला लिया था। यानी कि जो जो चीज बिंबिसार ने शुरू किया था उस चीज को पूरा करने में लगभग 100 वर्ष लग गए। यानी कि जो शिशुनाग वंश का पहले संस्थापक देख लेते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था भाई, तो खुद शिशुनाग था, उसका नाम था शिशुनाग और इसी के नाम से वंश का नाम पड़ा शिशुनाग। सबसे बड़ा क्रेडिट क्या है, चलिए शिशुनाग ने ठीक है ना अवंती तथा वत्स दोनों को, अवंती तथा वत्स को जीतकर ठीक है ना मगध साम्राज्य में मिलाया, मगध साम्राज्य में मिला दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कालाशोक, इसके बाद आता है कालाशोक। कालाशोक के बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या है, देखिए हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो शिशुनाग था ये कुछ समय के लिए मगध का राजधानी वैशाली ले गया था। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात है कि वैशाली को मगध का राजधानी किसने बनाया, तो ही बात शिशुनाग, शिशुनाग ने ठीक है ना। चलिए थोड़े समय के लिए वैशाली को ठीक है ना मगध का राजधानी बनाया। चलिए ये तो इंपॉर्टेंट बात हुई। इसके बाद आता है कालाशोक, कालाशोक है ना, फिर कालाशोक इसको वापस फिर पाटलिपुत्र को कालाशोक ने फिर राजधानी बनाया और कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था पाटलिपुत्रा में, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए कालाशोक चलिए द्वितीय है ना बौद्ध संगति का आयोजन कराया था, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट बात है कालाशोक के बारे में और इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आते हैं नंद वंश। अब हमारा जो तीसरा जो वंश है वह है सर नंद वंश। नंद वंश का शासन कब से कब रहा है, ये शॉर्ट पीरियड तक ये राज किए, ठीक है ना। 344 बीसी से लेकर के और इनको कहा जा सकता है 321 बीसी तक ही इनका मतलब कि समय था, ठीक है ना, मगध पर शासन करने का। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक ठीक है ना महापद नंद, महापदम नंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापदम नंद। महापदम नंद के बारे में कहा जाता है या नंद वंश के बारे में कहा जाता है कि ये तीनों में सबसे शक्तिशाली थे महापदम नंद वंश सॉरी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश में सर्वाधिक जो शक्तिशाली थे वो नंद वंश के राजा थे। इनके पास एक बहुत फास्ट आर्मी, ऐसे यूनानी लेखकों ने बताया है कि इनके पास एक बहुत फास्ट आर्मी हुआ करता था, बहुत विशाल सेना हुआ करता था। 326 बीसी में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मगध पर वो आक्रमण कर सके इनकी विशाल सेना को देख करके। बस इनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अलेक्जेंडर कुड नॉट डेयर, ठीक है ना, कुड नॉट डेयर टू अटैक मगध इंपायर, साहस नहीं कर सका। चलिए तो मगध महापदम नंद के बारे में कहा जाता है, हम लोग ये जानते हैं कि कलिंग को अशोक ने जीता, लेकिन कलिंग को अशोक से जीतने से पहले महापदम नंद ने भी जीता था, ठीक है ना। ये जूनागढ़ अभिलेख से ये हमें मतलब ज्ञात होता है, जूनागढ़ अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि पदम नंद ने कलिंग को विजित किया था, ठीक है ना। तो चलिए महापदम नंद
महापदम नंद ने कलिंग को जीतकर, ठीक है ना, मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ये आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मगध साम्राज्य में कलिंग को पहले मिलाने का काम महापदम नंद ने किया था। इसके पास एक बहुत विशाल थी, नंद वंश के राजाओं के पास एक बहुत विशाल सेना थी। और अब सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय घानानंद, इसका जो सबसे जो छोटा लड़का था महापदम नंद का, वो घानानंद उस समय भारत में वो शासन कर रहा था। उसकी इतनी बड़ी विशाल सेना थी कि सिकंदर के सेना आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकी। चलिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या कहते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर के आक्रमण के समय, ठीक है ना, मगध मगध का राजा कौन था? तो घनानंद, ठीक है ना। और सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? ये सिकंदर का आक्रमण को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था वो भारत में कितना साल में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 326 बीसी में हुआ था। बाद में आप देखेंगे कि घनानंद को चंद्रमौर्य और चाणक्य ने मिलकर इसको अपरूट किया और फिर 321 ईस्वी में, 321 बीसी में मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। तो बच्चों, आज के हमारे इस वीडियो सेशन में बात इतना, जो मेन पॉइंट्स थे उसका मैंने चर्चा किया। हालांकि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये हमारा जो वीडियो सेशन है ये पूरी तरह से जीएस के लिए है। हम हिस्ट्री को एज ए ऑप्शनल पेपर के रूप में नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर इसमें जो जीएस के व्यू से जो हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो 16 महाजनपद के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बातों को मैंने मेंशन किया। चलिए, वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में आपके क्या व्यूज है? आप उस व्यूज को जरूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आप नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। आगे वाली वीडियो सेशन में हम लोग मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। मौर्य साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, कैसे मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ, मौर्य साम्राज्य में और कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो सेशन में लेकर आएंगे। आज की बात बस इतना है। थैंक यू वेरी मच।